नमस्कार, मैं प्रवीण कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम लोग डिटर्मिनेंट्स के सारे टॉपिक्स को वन शॉट में कवर करने वाले हैं। साथ ही उन टॉपिक्स पे किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन सारे क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। आप लोग वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। देखिए, डिटर्मिनेंट्स हमेशा 2/2 या 3/3 यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकाला जा सकता है। डिटर्मिनेंट्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकाला जा सकता है। जैसे कि ये 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो इसका डिटर्मिनेंट्स हम लोग निकाल सकते हैं। डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 2 4 3 8। सबसे पहले तो हम लोग ऐसे लिख लेंगे। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 माइनस 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12। 16 माइनस 12 क्या आ गया 4। डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू आ गया 4। उसी प्रकार से अगर यहाँ पे डिटर्मिनेंट ए निकालना है तो सबसे पहले तो इसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे 3 8 6 1। अब देखिए, डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 6 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48। 3 माइनस 48 ये हो जाएगा -45। क्लियर है बात। अब देखिए, ये तो रहा कि 2/2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकाला जाता है। इसको बहुत आसान है सॉल्व करना। अब 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट कैसे हम लोग निकालेंगे। देखिए, 3/3 ऑर्डर में आप लोग किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। अब बस यहाँ पे एक छोटा सा चीज आप लोग याद रखिएगा कि डिटर्मिनेंट में यहाँ पे जो एलिमेंट है वो प्लस साइन लेगा, ये माइनस ये प्लस, फिर अल्टरनेट चलेगा, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, फिर ये प्लस माइनस प्लस। बस इतना चीज आप लोग याद रखिएगा कि यहाँ पे जो भी एलिमेंट है, यहाँ पे जो एलिमेंट है वो प्लस, ये माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस। जैसे कि अगर इसका डिटर्मिनेंट निकालना हो तो इसका डिटर्मिनेंट हम लोग किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग सॉल्व कर सकते हैं। मैं 2-3 तरीके से आपको बताऊंगा कि किसी फर्स्ट रो के लॉन्ग सॉल्व कैसे कर सकते हैं, सेकंड रो के लॉन्ग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे डिटर्मिनेंट ए अगर हम लोग निकालते हैं, फर्स्ट रो के लॉन्ग अगर हम लोग सॉल्व करेंगे फर्स्ट रो के लॉन्ग, तो सबसे पहले यहाँ पे 2 लिखेंगे 2। अब देखिए, यहाँ पे जो एलिमेंट है वो अपने साथ कौन सा साइन लेगा, प्लस साइन, तो ये +2 लिख लिए। अब ये 2 जिस रो एंड जिस कॉलम है उसको डिलीट कर देंगे तो बचेगा 8041। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 8041। ठीक है। अब देखिए, अब यहां पे हम लोग करेंगे क्या, 2 के फर्स्ट रो के अलोंग सॉल्व कर रहे हैं तो 2 के बाद क्या है 6। अब यहां पे जो एलिमेंट है वो अपने साथ माइनस साइन लेगा तो यहां पे हम लोग लिखेंगे -6। अब देखिए, 6 जिस भी कॉलम एंड जिस रो में है उसको डिलीट कर देंगे तो बचेगा 4031। तो यहां पे लिख लीजिए 4031। ठीक है। अब लिखेंगे 2 को, अब यहां पे जो एलिमेंट है वो अपने साथ प्लस साइन लेगा तो +2 लिख लेंगे। ठीक है। अब 2 जिस रो एंड जिस कॉलम में उसको डिलीट कर देंगे तो बचेगा 4834। ठीक है। अब देखिए, डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू क्या आ गया 2 इंटू 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 माइनस 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, माइनस 6 इंटू 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 माइनस 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, प्लस 2 इंटू 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 माइनस 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 24। ठीक है। डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू क्या आ गया देखिए, 8 2 जा 16, अब माइनस प्लस माइनस 6 4 जा 24, प्लस देखिए 16 माइनस 24 ये हो जाएगा -8, -8 को +2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो -16 आ जाएगा। -16 + 16 कैंसिल हो गया तो बचा -24। यही डिटर्मिनेंट ए निकल गया। अभी तो हम लोग फर्स्ट रो के लॉन्ग सॉल्व किए ना, लेकिन आप लोग किसी भी रो या किसी भी कॉलम के लॉन्ग सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जिस रो या जिस कॉलम में अगर ज्यादा जीरो आपको दिख रहा है ना, उसी रो या उसी कॉलम के लॉन्ग सॉल्व कीजिएगा तो ज्यादा आसान रहेगा। जैसे कि देखिए, यहाँ पे सेकेंड रो के लॉन्ग भी अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो यही आंसर आएगा। देखिए, सेकेंड रो में एक जीरो है ना, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि सेकेंड रो के लॉन्ग ही सॉल्व करें। सेकेंड रो के लॉन्ग कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये तो मेथड 1 है। अब ये सेम ही मेथड है, बस रो कॉलम हम लोग चेंज कर रहे हैं। देखिए, ये दूसरा तरीका है। अब यहाँ पे अगर सेकेंड रो के लॉन्ग सॉल्व करते हैं तो पहले लिखेंगे 4। अब यहाँ पे जो एलिमेंट है वो अपने साथ माइनस साइन लेगा तो -4। ठीक है। अब 4 जिस रो एंड जिस कॉलम में उसको डिलीट करेंगे तो 6241। ठीक है। अब ये माइनस है, अब इसके बाद ये प्लस साइन लेगा तो +8। अब 8 जिस रो एंड जिस कॉलम में उसको डिलीट करेंगे तो 2231, यहाँ 2 है 2231। अब उसके बाद आ जाते हैं 0 पर तो प्लस माइनस प्लस, तो सॉरी ये माइनस है ये प्लस है तो -0 या +0 बात तो एक ही होता है। अब ये जिस रो एंड जिस कॉलम में उसको डिलीट करेंगे तो 2634। अब देखिए, डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू आ गया -4। 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 माइनस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, प्लस 8 इंटू 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6। अब 0 से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये तो खत्म ही हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। ठीक है।
तो यहाँ से डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू क्या आ गया, डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू -4 इंटू 6 माइनस 8 -2, तो -2 को -4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो +8 हो जाएगा, ठीक है, प्लस अब देखिए 2 माइनस 6 -4 को +8 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा -32। अब देखिए 8 माइनस 32 ये आ गया -24, यहाँ भी डिटर्मिनेंट -24 आया ना, यहाँ भी -24। तो किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग सॉल्व कीजिए, सेम वैल्यू आएगा। जैसे मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ कॉलम के अलोंग सॉल्व करके। जैसे कि यहाँ पे अगर हम लोग थर्ड कॉलम के अलोंग सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व करेंगे थर्ड कॉलम के अलोंग, देखिए बहुत आसान है, बहुत आसान, कुछ मुश्किल नहीं है। डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू थर्ड कॉलम का पहला एलिमेंट क्या है, 2 है, ठीक है। अब 2 अपने साथ कौन सा एलिमेंट लेगा, प्लस लेगा ना, जैसे ये प्लस माइनस ये प्लस, तो प्लस लेगा तो +2 लिखेंगे हम लोग यहाँ पे +2। अब देखिए 2 जिस भी रो एंड जिस कॉलम है उसको डिलीट करेंगे तो 4 8 3 4 बचेगा, तो यहाँ पे लिख लीजिए 4 8 3 4। अब 2 के बाद क्या है 0, जैसे कि ये प्लस साइन लिया तो ये माइनस साइन लेगा -0। अब 0 को लिखने का जरूरत नहीं, क्योंकि 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0 ही होगा, तो यहाँ पर बस 0 लिख लीजिए, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब ये प्लस है, ये माइनस, ये प्लस लेगा तो +1, तो यहाँ पे लिख लीजिए +1। अब देखिए ये 1 जिस भी रो एंड जिस कॉलम में उसको डिलीट करेंगे तो 2 6 4 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख लीजिए 2 6 4 8। क्लियर बात। अब देखिए डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 इंटू 4 4 जा 16 माइनस 3 8 जा 24, और 0 तो खत्म हो जाएगा, +1 इंटू 8 2 जा 16 माइनस 4 6 जा 24। डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू देखिए 16 माइनस 24 -8, तो -8 इंटू 2 -16 हो जाएगा, प्लस देखिए 16 माइनस 24 -8, तो -8 को +1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -8 ही रहेगा, -16 -8 -24। देखिए सेम आंसर आ रहा है ना। तो आप लोग किसी भी रो या किसी भी कॉलम के लॉन्ग सॉल्व कर सकते हैं जिससे आपको आसानी लगे। जैसे कि अगर अब इसका वैल्यू निकालना है अपने लोग को, इसके डिटर्मिनेंट का, तो कैसे निकालेंगे, देखिए डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू यहाँ पे ना सेकेंड कॉलम में एक 0 है, तो हम लोग सेकेंड कॉलम के अलोंग ही सॉल्व कर लेते हैं, आसान रहेगा। तो देखिए सेकेंड कॉलम में सबसे पहले हम लोग 3 को लेंगे, अब 3 अपने साथ माइनस साइन लेगा, ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिए -3। अब ये सेकेंड कॉलम में फर्स्ट रो को डिलीट करेंगे तो 1 3 8 6 आएगा, 1 3 8 6। अब उसके बाद माइनस है तो ये +2 लेंगे, +2। अब 2 जिस भी रो एंड जिस कॉलम में उसको डिलीट करेंगे तो 2 4 8 6 आ जाएगा, 2 4 8 6। अब ये 0 यहाँ पे लिख लेंगे +0 तो 0 ही लिखेंगे, -0 लिखिए या +0, बात तो एक ही हुआ, ठीक है, क्योंकि वो ऐसे भी काम का नहीं है। अब -3, 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, -8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, +2 इंटू 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, -8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32, ठीक है। अब देखिए डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू क्या आ गया, 6 माइनस 24, ये हो जाएगा -18 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, -3 इंटू -18, ठीक है, बात समझ में आ रहा है, +2 इंटू 12 माइनस 32, ये हो जाएगा -20, तो -20 यहाँ पे लिख लीजिए। तो डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू क्या आ गया, माइनस माइनस प्लस, 18 3 जा 54, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 2 और 20 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 40, 54 माइनस 40, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 14, यही अपने लोग का आंसर। अब यहाँ पे अपने लोग को x का वैल्यू निकालना है इस क्वेश्चन में। देखिए अगर दो मैट्रिक्स इक्वल होता है तो हम लोग कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल करके जो वैल्यू निकालना रहता है वो निकाल लेते हैं, लेकिन यहाँ पे जब दो डिटर्मिनेंट्स इक्वल है ना तो सबसे पहले इस दोनों डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू निकालेंगे। देखिए x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, माइनस 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 36, इक्वल टू 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 36, माइनस 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 36। अब यहाँ पे ये +36 -36 कैंसिल हो गया। अब इस -36 को उधर से एंड करेंगे तो x स्क्वायर इक्वल टू हो गया 36। अब x का वैल्यू क्या आ जाएगा, ±√36, यानी कि +-6। x का दो वैल्यू आ गया, +6 एंड -6। क्लियर है, बहुत आसान है। अब हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी है द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड, यानी कि किसी भी डिटर्मिनेंट के रोज एंड कॉलम को इंटरचेंज कर दीजिएगा तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट भी चेंज नहीं होता है, वो सेम रहेगा। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट रो को हम लोग फर्स्ट कॉलम में लिख लिए, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिख लिए एंड थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिख लिए, ठीक है। तो इसके डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होगा ना वही इसके डिटर्मिनेंट का भी वैल्यू होगा, इस दोनों के डिटर्मिनेंट का वैल्यू सेम ही रहेगा, ठीक है। अब सेकेंड प्रॉपर्टी में बोला जा रहा है इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज देन साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेज,
यानी कि डिटर्मिनेंट के किसी दो रो या किसी दो कॉलम को अगर आप इंटरचेंज करते हैं तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पे हम लोग R1 के जगह R2 को लिख लिए हैं एंड R2 के जगह R1 को लिख लिए हैं, तो इस दोनों के डिटर्मिनेंट के वैल्यू का साइन चेंज हो जाएगा। जैसे कि अगर इसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू 5 है तो इसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू -5 होगा, इसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू -23 है तो इसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू 23 हो जाएगा। ठीक है ना, साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट इक्वल टू माइनस डिटर्मिनेंट डैश। ठीक है ना। अब थर्ड प्रॉपर्टी है, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। यानी कि किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर कोई दो रो या कोई दो कॉलम आइडेंटिकल है यानी कि सेम है तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 के बराबर होगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे A1 A2 A3 फर्स्ट रो है एंड A1 A2 A3 थर्ड रो है, R1 एंड R3 दोनों इक्वल है ना, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होगा। कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम अगर आइडेंटिकल है तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगा। क्लियर है बात। अब हम लोग आते हैं प्रॉपर्टी 4 में। देखिए प्रॉपर्टी 4 बहुत ही आसान है। प्रॉपर्टी 4 में बोला गया है कि डिटर्मिनेंट में अगर किसी भी रो या किसी भी कॉलम में कोई कांस्टेंट कॉमन है ना तो उसको हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। हम लोग मैट्रिक्स में क्या देखते थे कि जब तक सारे एलिमेंट्स में कोई कांस्टेंट कॉमन नहीं है तब तक उसको हम लोग बाहर नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जैसे यहाँ पे फर्स्ट रो में k कॉमन नजर आ रहा है तो k को हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। बात समझ रहे हैं ना। अगर फर्स्ट कॉलम में अगर कुछ कांस्टेंट कॉमन नजर आता है उसको हम लोग कॉमन ले सकते थे। बात समझ में आ रहा है। लेकिन मैट्रिक्स में क्या होता था कि जब तक सारे एलिमेंट्स में कुछ कॉमन नहीं है तब तक उसको हम लोग बाहर नहीं निकाल सकते थे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे फर्स्ट रो में k कॉमन है तो इसको इस k को हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। क्लियर है ना। यही बहुत आसान है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। अब देखिए एक बात बताइए, अगर यहाँ भी के हो और यहाँ भी के हो तो यहाँ पे क्या होगा, पहले फर्स्ट रो से के कॉमन ले लेंगे, फिर सेकेंड रो से के कॉमन ले लेंगे, फिर थर्ड रो से के कॉमन ले लेंगे, यानी कि बाहर 3 के कॉमन निकल जाएगा, यानी कि के क्यूब हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर है बात। अब प्रॉपर्टी 5 में हम लोग आते हैं। अब प्रॉपर्टी 5 में बोला जा रहा है कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट के किसी भी रो या किसी भी कॉलम का कुछ एलिमेंट या सारा एलिमेंट्स दो या दो से अधिक टर्म्स के सम के फॉर्म में लिखा हुआ है तो इस डिटर्मिनेंट को हम लोग दो या दो से अधिक डिटर्मिनेंट के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हो A1 प्लस लेमडा 1, A2 प्लस लेमडा 2, A3 प्लस लेमडा 3, B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो इस डिटर्मिनेंट को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए पहले लिख लेंगे A1 फिर A2 फिर A3 और ये B1 B2 B3 C1 C2 C3 प्लस अब यहाँ पे लिख लेंगे लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3 अब B1 B2 B3 C1 C2 C3। इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब प्रॉपर्टी 6 में आते हैं। प्रॉपर्टी 6 में बोला जाता है कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट पे अगर ये ऑपरेशन या ये ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो उस डिटर्मिनेंट के वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी कि किसी भी डिटर्मिनेंट में हम लोग RI गोज टू RI प्लस KRJ कर सकते हैं जहाँ पे K एक कांस्टेंट है। ठीक है, उसी प्रकार से CI गोज टू CI प्लस KCJ कर सकते हैं हम लोग। इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो और भी बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे कि हम लोग R1 गोज टू R1 प्लस 2R2 कर सकते हैं, 2 के जगह आप लोग कोई भी कांस्टेंट ले सकते हैं। उसी प्रकार से R3 गोज टू R3 प्लस 3R1 कर सकते हैं। ठीक है ना। जैसे कि देखिए यहाँ पे ये एक डिटर्मिनेंट है, जैसे कि यहाँ पे अगर हम लोग ये ऑपरेशन अप्लाई करते हैं R1 गोज टू R1 प्लस KR3, चूंकि R1 पे ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं इसलिए R2 R3 जैसे हैं वैसे हम लोग लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं R1 प्लस KR3, R1 का ये एलिमेंट क्या है A1 प्लस K इंटू R3 का ये एलिमेंट क्या है C1, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे A1 प्लस KC1। उसी प्रकार से यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे A2 प्लस KC2, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे A3 प्लस KC3। ठीक है, अब देखिए किसी भी डिटर्मिनेंट पे अगर इस दोनों में से कोई भी ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू सेम रहेगा, यानी कि इसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू एंड इसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू सेम रहेगा। तो ऐसा हम लोग बोल सकते हैं ना डिटर्मिनेंट इक्वल टू डिटर्मिनेंट डैश। अब ये कैसे होता है वो भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए अभी जस्ट मैंने बताया है कि किसी भी डिटर्मिनेंट का कोई भी रो या कोई भी कॉलम का कुछ एलिमेंट या सारा एलिमेंट दो या दो से अधिक टर्म्स के सम के फॉर्म में लिखा हुआ है तो उसको हम लोग दो डिटर्मिनेंट के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं ना A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 प्लस KC1 KC2 KC3 KC1 KC2 KC3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ठीक है, अब देखिए डिटर्मिनेंट डैश इक्वल टू इसका वैल्यू क्या है, यही है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं डिटर्मिनेंट प्लस। अब देखिए
मैंने अभी बताया है आपको कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट के किसी भी रो या किसी भी कॉलम में कुछ कॉमन नजर आ रहा है तो उसको हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट रो में के जो है ये कॉमन नजर आ रहा है तो उसको हम लोग बाहर निकाल सकते हैं के। अब यहाँ पे हो जाएगा C1 C2 C3 B1 B2 B3 फिर C1 C2 C3। अब एक बात देखिए यहाँ पे, और एक और प्रॉपर्टी मैंने अभी बताया आपको कि किसी भी डिटर्मिनेंट का कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम अगर आइडेंटिकल है तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 के बराबर होगा। तो यहाँ पे R1 R3 आइडेंटिकल है तो इसका वैल्यू 0 के बराबर होगा। 0 को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आ गया ना डिटर्मिनेंट डैश इक्वल टू डिटर्मिनेंट। ठीक है ना, सिंपल है बहुत। अब जितना भी प्रॉपर्टीज मैंने आपको पढ़ाया है उसी प्रॉपर्टीज का यूज करके इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व कीजिएगा, ये तो बहुत आसान है। यहाँ पे LHS इक्वल टू RHS प्रूव करना है। तो सबसे पहले LHS हम लोग लिख लेते हैं। LHS इक्वल टू XYZ ABC X प्लस A Y प्लस B Z प्लस C। अब देखिए इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, दो डिटर्मिनेंट के सम के फॉर्म में लिखेंगे। XYZ ABC, अब यहाँ पे लिख लेंगे XYZ प्लस फिर यहाँ पे लिख लेंगे XYZ ABC। अब यहाँ पे XYZ लिख लिए तो यहाँ पे ABC लिख लेंगे हम लोग ABC। अब डिटर्मिनेंट का कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम अगर आइडेंटिकल हो तो उसका वैल्यू 0 के बराबर होगा। तो यहाँ पे कॉलम 1 एंड कॉलम 3 आइडेंटिकल है तो इसका वैल्यू 0 के बराबर होगा। प्लस यहाँ पे कॉलम 2 एंड कॉलम 3 आइडेंटिकल है तो इसका वैल्यू 0 के बराबर होगा। आ गया ना LHS इक्वल टू RHS। क्लियर है बात। अब उसी प्रकार से इसको सॉल्व करना है। देखिए इसको सॉल्व तो वैसे आप लोग एक्सपेंड करके भी कर सकते हो, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड करके सॉल्व कर सकते हो, लेकिन प्रॉपर्टीज का यूज करके सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले हम लोग करते हैं क्या, 102 को हम लोग 17 इंटू 6 लिख सकते हैं ना। ठीक है, 18 को हम लोग 6 इंटू 3 लिख सकते हैं ना। 36 को हम लोग 6 इंटू 6 लिख सकते हैं। यहाँ 1 3 4 17 3 6। अब देखिए यहाँ पे इसके फर्स्ट रो में 6 कॉमन नजर आ रहा है तो 6 को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हो गया 17 3, फिर यहाँ पे हो गया 6, फिर 1 3 4 एंड 17 3 6। अब एक चीज़ यहाँ पे गौर कीजिए कि फर्स्ट रो एंड थर्ड रो आइडेंटिकल है तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगा। 0 इंटू 6 0 हो जाएगा, इसका वैल्यू भी 0 आ गया। क्लियर है। अब यहाँ पे LHS इक्वल टू RHS प्रूव करना है। देखिए सबसे पहले RHS में देखिए कि क्या क्या प्रूव करना है। यहाँ पे A माइनस बी इंटू B माइनस C इंटू C माइनस A लाना है। ठीक है, तो A माइनस बी कैसे आ सकता है, अगर R1 में से R2 को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो A माइनस बी आ सकता है। B माइनस C कैसे आ सकता है, अगर R2 में से R3 को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो B माइनस C आ सकता है। ठीक है, अब एक बार में हम लोग किसी दो रो या किसी दो कॉलम पे ही काम करेंगे। ठीक है ना, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग अप्लाई करते हैं R1 गोज टू R1 माइनस R2 एंड R2 गोज टू R2 माइनस R3, ये ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। तो देखिए अगर R1 माइनस R2 करते हैं तो 1 माइनस 1 0, यहाँ पे हो जाएगा A माइनस बी एंड यहाँ पे हो जाएगा A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे 1 माइनस 1 0, यहाँ पे हो जाएगा B माइनस C, अब यहाँ पे हो जाएगा B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, अब 1C स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे अगर फर्स्ट रो में देखा जाए तो यहाँ 0 है, यहाँ A माइनस बी है, यहाँ भी तो A माइनस बी है ना, क्योंकि A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लोग A माइनस बी इंटू A प्लस बी लिख सकते हैं। 0 A माइनस बी, अब A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लोग लिख लेते हैं A माइनस बी इंटू A प्लस बी। उसी प्रकार से 0 B माइनस सी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को हम लोग लिख लेते हैं B माइनस सी इंटू बी प्लस सी। ठीक है, अब ये हो जाएगा 1C स्क्वायर। अब देखिए फर्स्ट रो में A माइनस बी कॉमन नजर आ रहा है तो उसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, A माइनस बी को बाहर निकाल लेते हैं। उसी प्रकार से सेकेंड रो में B माइनस सी कॉमन नजर आ रहा है तो B माइनस सी को बाहर निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे हो गया 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे A प्लस बी बचा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे B प्लस सी बचा, अब 1C स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए A माइनस बी इंटू बी माइनस सी। अब देखिए इसको हम लोग फर्स्ट कॉलम के लॉन्ग सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट कॉलम में ज़्यादा 0 है तो इसी के लॉन्ग सॉल्व करना आसान होगा। अब देखिए ये एलिमेंट अपने साथ प्लस साइन लेगा, ये माइनस, ये प्लस साइन लेगा, तो यहाँ पे लिख लीजिए इंटू 1। अब 1 जिस रो एंड जिस कॉलम में उसको डिलीट कर देंगे तो 1A प्लस बी 1B प्लस सी, 1A प्लस बी 1B प्लस सी। ठीक है, अब देखिए A माइनस बी B माइनस सी इंटू 1 को इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो B प्लस सी, माइनस 1 को इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस A माइनस बी। ठीक है, माइनस B प्लस बी कैंसिल हो गया,
तो देखिए a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए इक्वल टू RHS, यही तो प्रूव करना था। क्लियर है, बहुत आसान है, कुछ मुश्किल है क्या। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए यहाँ भी LHS इक्वल टू RHS प्रूव करना है। यहाँ पे RHS को सबसे पहले देखिए, RHS में है 5x प्लस 4 इंटू 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए 5x प्लस 4 कैसे आ सकता है, अगर हम लोग R1 R2 R3 को ऐड कर दें तो 2 2 4 4 1 5 5x प्लस 4 आ जाएगा, यहाँ भी 5x प्लस 4 आ जाएगा, यहाँ भी 5x प्लस 4 आ जाएगा, फिर 5x प्लस 4 हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं LHS इक्वल टू जो भी दिया गया है, LHS इक्वल टू x प्लस 4 2x 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 x प्लस 4 2x 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 x प्लस 4। अब देखिए यहाँ पे हम लोग अप्लाई करते हैं R1 गोज टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं हम लोग। R1 के साथ अप्लाई कर रहे हैं इसलिए R2 R3 जैसे है वैसे लिख लेंगे, 2x x प्लस 4 2x, फिर यहाँ 2x 2x x प्लस 4। अब R1 R2 R3 तीनों को ऐड कर रहे हैं तो 2 2 4 4 1 5, यहाँ पे हो जाएगा 5x प्लस 4, यहाँ भी हो जाएगा 5x प्लस 4, यहाँ भी हो जाएगा 5x प्लस 4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। अब R1 में 5x प्लस 4 कॉमन नजर आ रहा है तो इसको हम लोग बाहर निकालेंगे 5x प्लस 4, तो यहाँ पे बचेगा 1 1 1, यहाँ पे बचेगा 2x, यहाँ पे x प्लस 4, यहाँ पे 2x, यहाँ पे 2x 2x x प्लस 4। अब इसको आप लोग एक्सपैंड करके सॉल्व कर सकते हो, या सबसे पहले छोटा सा काम हम लोग करते हैं कि डिटर्मिनेंट में ज़्यादा से ज़्यादा एलिमेंट हम लोग जीरो बनाने का कोशिश करते हैं ताकि सॉल्व करना आसान हो जाए। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग ऐसा करते हैं कि कॉलम 1 से कॉलम 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो 1 माइनस 1 यहाँ भी जीरो हो जाएगा, 2x माइनस 2x यहाँ भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखिए कॉलम 1 गोज टू कॉलम 1 माइनस कॉलम 2। ठीक है, C1 माइनस C2 कर सकते हैं। अब ये 5x प्लस 4 जैसे है वैसे लिख लीजिए। अब देखिए कॉलम 1 पे काम कर रहे हैं ना, इसलिए कॉलम 2 कॉलम 3 जैसे है वैसे लिख लीजिए। कॉलम 1 पे ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं इसलिए कॉलम 2 एंड कॉलम 3 जैसे है वैसे नोट कर लीजिए। 1 2x x प्लस 4। अब देखिए 1 माइनस 1 0, 2x माइनस x माइनस 4, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 4 यहाँ पे हो जाएगा, तो x माइनस 4 2x माइनस 2x 0। ठीक है, अब देखिए अब क्या करते हैं, इसको हम लोग फर्स्ट कॉलम के अलोंग सॉल्व कर लेते हैं। 5x माइनस 4 इंटू, देखिए ये एलिमेंट प्लस साइन ये माइनस साइन लेगा, जीरो लेने का तो जरूरत नहीं है क्योंकि जीरो लीजिएगा तो खत्म ही हो जाएगा ना। जैसे कि ऊपर में हम लोग सॉल्व किए हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कहाँ चला गया, इसको फर्स्ट कॉलम के अलोंग सॉल्व किए हैं तो जीरो जीरो लेने का तो कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई कीजिएगा फिर से जीरो हो जाएगा, डायरेक्ट 1 को ले लिए हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे अगर हम लोग इसको फर्स्ट कॉलम के अलोंग सॉल्व करते हैं तो इस दोनों एलिमेंट को लेने का जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट इस एलिमेंट को ले लेते हैं। तो ये एलिमेंट अपने साथ कौन सा साइन लेगा, ये प्लस साइन लेता है तो ये माइनस साइन लेगा, तो माइनस x माइनस 4 इंटू, अब ये जिस रो एंड जिस कॉलम में उसको डिलीट करेंगे तो बचेगा 1 1 2x x प्लस 4, तो यहाँ पे लिख लीजिए 1 1 2x x प्लस 4। ठीक है, अब देखिए 5x माइनस 4, अब देखिए माइनस से अगर अंदर में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये माइनस प्लस माइनस एंड माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा अंदर 4 माइनस x हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा x प्लस 4 माइनस 2x, तो ये हो गया 5x माइनस 4 इंटू 4 माइनस x इंटू देखिए 4x माइनस 2x माइनस x, तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया 5x प्लस 4 4 माइनस एक्स इंटू 4 माइनस एक्स, ये हो जाएगा 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, एंड यही तो है RHS, यही ना RHS। देखिए 5x प्लस 4 इंटू 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे आ गया ना LHS इक्वल टू RHS। क्लियर बात। अब हम लोग देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय डिटर्मिनेंट्स मेथड। जैसे कि 3 पॉइंट है और इस तीनों पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट्स दे दिया गया है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, 1/2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। जैसे कि ये 3 पॉइंट्स है, अब इस तीनों पॉइंट्स को मिलाने से जो ट्रायंगल बन रहा है उस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, तो कैसे निकालेंगे 1/2 इंटू, देखिए जैसे यहाँ पे x1 x2 x3 है ना, तो यहाँ पे x1 है 2 x2 है 1 एंड x3 है 10, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 2 1 10, फिर y1 y2 y3 तो 7 1 8 7 1 8 एंड 1 1 1। ठीक है, अब किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग इसको सॉल्व कर लीजिए। जैसे कि अगर हम लोग इसको फर्स्ट रो के अलोंग सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे 2 है तो 2 लिखेंगे। अब फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे तो 1 1 8 1 1 1 8 1। ठीक है, यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा लीजिए पहले। ठीक है, अब देखिए कर्ली ब्रैकेट लगा लीजिए।
अब देखिए ये एलिमेंट अपने साथ प्लस साइन लेता है, ये माइनस साइन लेगा, तो -7 इंटू, अब इसको डिलीट करेंगे तो 1 1 10 1 1 1 10 1। अब यहाँ पे +1, फर्स्ट और थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे, 1 1 10 8 1 1 10 8। क्लियर है बात। अब देखिए 1/2 इंटू, अब यहाँ पे हम लोग करते हैं क्या, देखिए 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, -8 इंटू 1 8, -7 इंटू 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, -10 इंटू 1 10, +1 इंटू 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, -10 इंटू 1 10। क्या आंसर आ जाएगा, 1/2 इंटू, देखिए 1 -8 -7 -7 इंटू 2 -14, 1 -10 -9 इंटू -7 तो +63, प्लस 8 -10 -2 इंटू 1, ये हो जाएगा -2 ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू, देखिए 63 ये है, -2 -14 -2 -16, तो 63 -16 यहाँ पे हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 63 में से अगर 16 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 13, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, 13 - 6 ये हो जाएगा 7, यहाँ पे 5 - 1 4, यानी 47 हो जाएगा। ये हो गया 47/2 स्क्वायर यूनिट्स। यही हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्लियर है बात, समझ में आ रहा है। बहुत आसान है, अगर 3 पॉइंट दे दिया जाए तो डिटर्मिनेंट मेथड से हम लोग ऐसे करके एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। अब यहाँ पे बोला जा रहा है इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट्स with vertices 2, -6 5, 4 and k, 4 then k is, ये देखिए जब एरिया ऑफ ट्रायंगल दे दिया जाए और यहाँ पे ऐसे k का वैल्यू निकालने के लिए बोला जाए तो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू, इसको हम लोग +-35 लिखेंगे। जब भी एरिया ऑफ ट्रायंगल दे दिया जाए तो उसको हम लोग प्लस माइनस दोनों कंसीडर करेंगे। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला यहाँ पे लगाइए 1/2 x1 x2 x3 की जगह 2 5k, फिर -6 4 and 4 -6 4 and 4 1 1 1। ठीक है, इक्वल टू +-35, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस माइनस यहाँ 70 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए फर्स्ट रो के लॉन्ग, तो ये हो जाएगा 2 इंटू फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे 4 1 4 1 4 1 4 1। अब देखिए ये एलिमेंट अपने साथ माइनस साइन लेता है और पहले से माइनस है तो ये हो जाएगा -+6। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को डिलीट करेंगे 5 1 k 1 +1 इंटू फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे 5 4 k 4 इक्वल टू +-2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 70 हो गया। अब देखिए ये हो गया 2 इंटू 4 -4 +6 इंटू 5 इंटू 1 5 - k इंटू 1 k 5 - k +1 इंटू 20 -5 4 20 -4k इक्वल टू +-70। ये तो 0 हो गया। अब ये हो जाएगा 30 - 6k +20 - 4k इक्वल टू +-70। तो देखिए 30 + 20 ये हो जाएगा 50 और यहाँ -6k -4k, देखिए यहाँ पे हो गया 50 - 10k इक्वल टू +-70। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं -10k को उधर शिफ्ट कर देते हैं और इसको इधर शिफ्ट कर लेते हैं। तो -10k उधर जाएगा तो +10k हो जाएगा एंड इसको अगर इधर शिफ्ट करते हैं तो ये हो जाएगा 50। अब प्लस माइनस इधर आएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा 70। अब यहाँ से 2 आंसर आएगा। 2 आंसर कैसे निकालेंगे देखिए, पहले हम लोग लेते हैं 50 - 70 तो देखिए 50 - 70 -20 तो k का वैल्यू हो जाएगा -20/10 यानी कि -2। अब लेते हैं हम लोग 10k इक्वल टू 50 + 70 तो 50 + 70 120 10 इधर आ जाएगा तो 12 यानी कि k का वैल्यू आ गया -2 और 12 2 आ गया k का वैल्यू। क्लियर है बात। अब हमेशा याद रखिएगा जब भी एरिया ऑफ ट्रायंगल दे दिया जाए और ऐसा कोई अननोन निकालने के लिए वैल्यू बोला जाए तो वहाँ पे हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो प्लस माइनस दोनों कंसीडर करेंगे। ठीक है, अब बोला जा रहा है सो दैट पॉइंट्स A B C आर कोलिनियर, इस तीनों पॉइंट को कोलिनियर शो करना है। एक बात बताइए, तीनों पॉइंट अगर कोलिनियर है यानी कि एक ही लाइन पे है, तीनों पॉइंट अगर एक ही लाइन पे है इसका मतलब अगर इस तीनों पॉइंट को मिलाइएगा तो कोई ट्रायंगल नहीं बनेगा क्योंकि ये तीनों एक ही लाइन पे है। अब कोई ट्रायंगल बन ही नहीं रहा है इस तीनों पॉइंट को मिलाने से, यानी कि अगर इस तीनों पॉइंट का यूज करके एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे तो वो 0 होगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आ रहा है तो जो पॉइंट्स है तीनों पॉइंट्स है वो कोलिनियर होगा। ठीक है,
तो यहाँ पे हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल कर चेक करते हैं। अगर ये 0 आ जाएगा इसका मतलब ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है। तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा 1/2 x1 x2 x3, तो ए बी सी, फिर यहाँ पे y1 y2 y3, तो b प्लस सी प्लस ए प्लस बी, फिर यहाँ पे 1 1 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 इंटू, अब देखिए अगर फर्स्ट रो के लॉन्ग सॉल्व करते हैं तो a इंटू फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे, c प्लस ए 1 a प्लस बी 1। अब यहाँ पे इसको माइनस कंसीडर करेंगे, माइनस ये एलिमेंट अपने साथ प्लस साइन लेता है ना, ये माइनस साइन लेगा तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस बी प्लस सी। अब इसको डिलीट करेंगे तो b1 c1। ठीक है, अब यहाँ पे ये हो जाएगा प्लस 1 इंटू फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे तो b c प्लस ए सी ए प्लस बी, सी प्लस ए सी ए प्लस बी। ठीक है, अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा 1/2 इंटू ए इंटू, इसको मिटा देते हैं 2 मिनट, a इंटू सी प्लस ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सी प्लस ए माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस बी प्लस सी, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो b माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो c। ठीक है, प्लस 1 इंटू इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी इंटू बी स्क्वायर, ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सी स्क्वायर माइनस ए सी। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हाफ, यहाँ पे माइनस ए प्लस ए कैंसिल हो गया, ए को सी से मल्टीप्लाई कीजिए ए सी, ए को माइनस बी से माइनस ए बी। ठीक है, अब देखिए बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी, ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे आ गया ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी। अब देखिए माइनस ए सी प्लस ए सी कट गया, माइनस ए बी प्लस ए बी कैंसिल हो गया, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ गया 0 आ गया। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा देयरफॉर गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, लिख लीजिए यहाँ पे देयरफॉर गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब हम लोग देखते हैं कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का माइनर्स कोफैक्टर्स एडजॉइंट एंड इनवर्स कैसे निकाला जाता है। देखिए माइनर्स कोफैक्टर्स एडजॉइंट इनवर्स निकालना बहुत ज़्यादा ही आसान है। माइनर्स को हम लोग MIJ से डिनोट करते हैं एंड कोफैक्टर्स को हम लोग AIJ से डिनोट करते हैं। अगर यहाँ पे हम लोग माइनर्स निकालें तो सबसे पहले फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट का माइनर निकालेंगे, यानी कि M11 यानी कि फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट का माइनर। तो पहले फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे, बचा 3, यही M11 हो गया। अब M12 निकालेंगे, यानी कि फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को डिलीट कर देंगे, बचा 4, यही हो गया M12। अब निकालेंगे M21 यानी कि सेकेंड रो के फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट का माइनर। तो सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम डिलीट करेंगे, बचा -2, तो -2 लिख लेंगे। अब M22 निकालेंगे, यानी कि सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम को डिलीट करेंगे, बचा 1, यहाँ पे 1 लिख लेंगे। यही हो गया इस मैट्रिक्स का माइनर्स। ठीक है, अब इसका कोफैक्टर्स निकालना है। तो देखिए कोफैक्टर्स का सिंपल सा फॉर्मूला होता है AIJ = -1 to the power I plus j इंटू MIJ। कहने का मतलब सबसे पहले हम लोग A11 निकालते हैं, यानी कि फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट का कोफैक्टर। तो कैसे निकालेंगे A11 = -1 to the power I plus j, तो यहाँ पे I की जगह 1 है, j की जगह 1, तो 1 + 1 इंटू M11, यहाँ A11 है तो यहाँ पे इंटू M11 करेंगे। अब देखिए -1 का पावर 2, -1 का पावर अगर इवन हो तो ये +1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 इंटू M11 क्या है 3, तो 1 × 3 क्या आ गया 3, यही कोफैक्टर्स। अब A12 निकाल लेते हैं, यानी कि फर्स्ट रो के सेकेंड कॉलम के एलिमेंट का कोफैक्टर। तो सबसे पहले यहाँ पे करेंगे -1 to the power 1 + 2 इंटू M12। अब देखिए -1 का पावर 3 जो कि ऑड है, तो -1 का पावर ऑड -1 ही होगा, इंटू M12 क्या है 4, तो 4, -1 × 4 -4 हो गया। ठीक है, अब A21 निकाल लेते हैं, यानी कि सेकेंड रो के फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट का माइनर। तो यहाँ पे लिखेंगे -1 to the power 2 + 1 इंटू M21। -1 का पावर 3, -1 का पावर अगर ऑड हो तो माइनस ही होगा, तो -1 इंटू M21 क्या है -2, -2 इंटू 1 2, तो +2 हो जाएगा। अब A22 निकाल लेते हैं, A22 देखिए -1 का पावर 2 + 2 4 इंटू M22। -1 का पावर अगर इवन हो तो प्लस हो जाता है, तो +1 इंटू M22 क्या है 1, 1 इंटू 1 क्या आ गया 1। यही तो है माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। बहुत आसान है माइनर्स एंड कोफैक्टर्स निकालना।
अब अगर एडजॉइंट निकालने के लिए बोले तो एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, देखिए एडजॉइंट कैसे निकाला जाता है। एडजॉइंट के लिए यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू, देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे A11 A12, फिर यहाँ पे लिख लेंगे A21 A22 एंड इसका ट्रांसपोज निकाल देंगे। इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा A11 A12, फिर A21 A22। अब A11 क्या है, A11 है 3, A12 क्या है -4, A21 क्या है 2, A22 क्या है 1। यही हो गया एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। अब देखिए इन्वर्स कैसे निकल आता है। किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने से पहले उसका हम लोग डिटर्मिनांट निकालेंगे। देखिए यहाँ पे एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि अगर डिटर्मिनांट ए 0 के बराबर है तो ए एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। अब डिटर्मिनांट ए अगर 0 के बराबर नहीं है तो ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ध्यान से समझिएगा। अब देखिए हम लोग केवल नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही इन्वर्स निकाल सकते हैं, केवल नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। तो किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स अगर आपको निकालने के लिए बोला जाए तो सबसे पहले इसका डिटर्मिनांट निकालकर चेक करेंगे कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तभी इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, नहीं तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो सबसे पहले हम लोग डिटर्मिनांट ए निकालते हैं। डिटर्मिनांट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 1 - 2 4 3, 1 - 2 4 3। अब देखिए 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, -4 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -8, तो यहाँ माइनस है तो माइनस +8, 8 + 3 11। 11 जो है ये 0 के इक्वल नहीं है, यहाँ पे डिटर्मिनांट ए नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। इसका मतलब ए एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब ए एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, तो यहाँ पे लिख लीजिए देयरफॉर ए इन्वर्स एग्जिस्ट। अब ए इन्वर्स अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो ए इन्वर्स कैसे निकाला जाता है। देखिए ए इन्वर्स निकालने के लिए फॉर्मूला होता है ए इन्वर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनांट ए। ठीक है, अब देखिए अब एडजॉइंट ए कैसे यहाँ पे निकाले हुए हैं ना हम लोग 3 2 -4 1, तो यहाँ पे लिख लीजिए 3 2 -4 1 एंड डिटर्मिनांट ए क्या है, यहाँ पे 11 है डिटर्मिनांट ए, तो नीचे 11 लिखने से अच्छा यहाँ पे 1/11 लिख लीजिए। तो ऐसे भी इसको हम लोग लिख सकते हैं 3/11 2/11 -4/11 1/11। अब एक बात समझिए, यहाँ पे केवल आपको अगर माइनर्स एंड कोफैक्टर्स निकालने के लिए बोले तो इतना निकाल लीजिएगा, लेकिन अगर इन्वर्स निकालने के लिए बोले तो एडजॉइंट निकालने से पहले डिटर्मिनांट ए निकाल लीजिएगा, यानी कि इस स्टेप को पहले लिखिएगा यहाँ से यहाँ तक। अब अगर ए इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है उसके बाद एडजॉइंट ए निकाल लीजिएगा और फिर ए इन्वर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनांट ए। एडजॉइंट ए निकालने के लिए आपको तो कोफैक्टर्स निकालना ही पड़ेगा ना। चलिए एक और क्वेश्चन के थ्रू मैं समझाता हूँ इसको। जैसे कि एक मैं 3/3 ऑर्डर कर लेता हूँ। अब इसका इन्वर्स हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए इसका इन्वर्स निकालने से पहले हम लोग डिटर्मिनांट ए निकालेंगे। डिटर्मिनांट ए निकाल कर चेक करेंगे कि ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तभी इसका इन्वर्स हम लोग निकाल सकते हैं। तो डिटर्मिनांट अगर फर्स्ट रो के लॉन्ग सॉल्व करें इसको तो ये हो जाएगा 3 फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे 4 3 3 4 3 3 4। अब ये अपने साथ माइनस साइन लेगा तो -3। अब इसको डिलीट करेंगे 1 3 1 4 1 3 1 4, ठीक है, +3। अब फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे 1 4 1 3 1 4 1 3, ठीक है। देखिए डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 4 जा 16 -3 3 जा 9 -3 इंटू 1 4 जा 4 -3 1 जा 3 +3 इंटू 3 1 जा 3 -4 1 जा 4। तो डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू आ गया 16 - 9 7 हो जाएगा। 4 - 3 1 1 इंटू -3 -3 3 - 4 -1 -1 इंटू 3 -3। तो ये हो जाएगा 7 - 6 1 आ जाएगा। ये 0 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब ए एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, तो यहाँ पे लिखे देयरफॉर ए इन्वर्स एग्जिस्ट, देयरफॉर ए इन्वर्स एग्जिस्ट। अब ए इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ए इन्वर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए बाई डिटर्मिनेंट ए। ए इन्वर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए बाई डिटर्मिनेंट ए, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए अब एडजॉइंट ए निकालने के लिए तो अपने लोग को कोफैक्टर्स निकालना पड़ेगा। तो कोफैक्टर्स कैसे निकालेंगे, देखिए कोफैक्टर्स यहाँ पे हम लोग निकालेंगे
A11 इक्वल टू, देखिए 1 + 1, यहाँ पे ऐसे समझिए ना सिंपल सा, -1 का पावर 1 + 1 करेंगे इंटू M11 करेंगे ना, M11, तो देखिए -1 का पावर 2, -1 का पावर इवन नंबर है तो +1 हो जाएगा, इंटू M11 कैसे निकालेंगे, M11 निकालने के लिए फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे, तो 4 3 3 4, तो यहाँ पे लिख लीजिए 4 3 3 4, 4 3 3 4, क्योंकि -1 का पावर 2 तो यहाँ प्लस हो जाएगा ना, और M11 ये हो गया, 4 4 जा 16, 16 - 9 ये हो जाएगा 7, ये A11 निकल गया। अब A12 निकाल लेते हैं, -1 का पावर 1 + 2 3 इंटू M12, -1 का पावर ऑड -1 ही होगा, इंटू M12 कैसे निकालेंगे, M12 यानी कि फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को डिलीट करेंगे, 1 3 1 4 1 3 1 4 1 3 1 4 -1 इंटू, देखिए ये हो जाएगा 4 - 3 4 - 3 1 1 इंटू -1, ये -1 आ गया। अब A13 निकाल लेते हैं, A13 माइनस, देखिए सिंपल सा ऐसे रखिए ना, ये वाला स्टेप आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है। 1 + 3 क्या 4 होगा ना, 4 इवन है, तो अगर -1 का पावर इवन कीजिएगा तो +1 ही आ जाएगा ना, तो यहाँ पे 1 केवल लिख लीजिए, इंटू M13 लिख लीजिए, M13। अब देखिए M13 क्या हो जाएगा, 1 इंटू M13, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को डिलीट कीजिए, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे, 1 4 1 3, यहाँ पे लिख लीजिए 1 4 1 3, तो ये हो गया 1 इंटू 3 - 4, 3 - 4 क्या हो जाएगा -1, तो ये आ गया -1। A11 A12 A13, अब A21 पे आते हैं, 2 + 1 3 3 ऑड है, तो यहाँ पे -1 इंटू M21, तो ये हो जाएगा -1 इंटू M21 कैसे निकालेंगे, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे, 3 3 3 4 लिख लीजिए यहाँ पे, 3 3 3 4 3 3 3 4, तो ये हो जाएगा -1 इंटू 3 4 = 12 - 3 3 = 9, 12 - 9 ये हो जाएगा 3, और 3 को -1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -3 आ जाएगा, ठीक है। अब A22 निकाल लेते हैं, A22, 2 + 2 4 4 जो है ये इवन नंबर है, तो यहाँ पे +1 हो जाएगा इंटू M22, तो 1 इंटू M22 कैसे निकालेंगे, सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम को डिलीट करेंगे, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को डिलीट करेंगे, 1 3 1 4, तो यहाँ पे लिख लिए 1 3 1 4 1 3 1 4, तो ये क्या हो गया, ये हो जाएगा 4 - 3 यानी कि 1, A22 आ गया। अब A23 निकाल लेते हैं, 2 + 3 5 ऑड है, तो यहाँ पे -1 इंटू M23, तो -1 इंटू M23 कैसे निकालेंगे, सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे, देखिए सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे, तो 1 3 1 3 लिख लीजिए यहाँ पे, 1 3 1 3 1 3 1 3, तो ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब A23 निकल गया, अब A31 निकालते हैं, 3 + 1 4 4 इवन है, तो 1 +1 आ जाएगा, एंड यहाँ पे लिखेंगे M31, तो 1 इंटू M31 यानी थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे, देखिए थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे, 3 3 4 3, यहाँ पे लिख लीजिए 3 3 4 3 3 3 4 3, 1 इंटू 3 3 = 9 - 4 3 = 12, 9 - 12 -3 -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 ही रहेगा। A32 निकाल लेते हैं, 3 + 2 5 ऑड है, तो यहाँ -1 इंटू M32, तो -1 इंटू M32 यानी थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम को डिलीट करेंगे, तो देखिए थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम को डिलीट करेंगे, तो 1 3 1 3, यहाँ पे लिख लीजिए 1 3 1 3 1 3 1 3, यही है ना, थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम को डिलीट करते हैं, थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम 1 3 1 3, ठीक है। तो ये तो 0 हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी 0 हो गया। अब निकाल लेते हैं यहाँ पे हम लोग A33, देखिए 3 + 3 6 इवन है, तो यहाँ 1 हो जाएगा, इंटू M33, तो 1 इंटू M33 कैसे निकालेंगे, थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे, तो देखिए यहाँ पे थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे, तो 1 3 1 4, यहाँ पे लिख लीजिए 1 3 1 4 1 3 1 4, तो ये आ जाएगा 4 - 3 1 आ गया, ठीक है। अब एडजॉइंट ए निकाल लेते हैं, एडजॉइंट ए इक्वल टू कैसे हो जाएगा, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 इसका ट्रांसपोज निकाल लेंगे, तो कैसे हो जाएगा, A11 यहाँ हो जाएगा, A12 यहाँ हो जाएगा, A13 यहाँ हो जाएगा, A21 यहाँ हो जाएगा, A22 यहाँ हो जाएगा, A23 यहाँ हो जाएगा, A31 यहाँ हो जाएगा, A32 यहाँ हो जाएगा, A33 यहाँ हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब A11 A12 A13 क्या है, देखिए 7 - 1 - 1 7 - 1 - 1 A21 A22 A23
-3 10 -3 10 अब -3 0 1, तो यहाँ पे लिख लीजिए -3 0 1, ये निकल गया एडजॉइंट ए। अब ए इनवर्स यहाँ पे हम लोग निकालेंगे, तो ए इनवर्स का क्या फॉर्मूला होता है, एडजॉइंट ए बाई डिटर्मिनेंट ए, एडजॉइंट ए बाई डिटर्मिनेंट ए। तो एडजॉइंट ए क्या है, यही है 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1। अब नीचे डिटर्मिनेंट ए लिखिएगा, तो डिटर्मिनेंट ए तो 1 ही आया था ना, देखिए डिटर्मिनेंट ए तो 1 आया था, तो 1 यहाँ पे नीचे लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यही हो जाएगा। तो यही अपने लोग का ए इनवर्स निकल गया। क्लियर। अब देखिए डिटर्मिनेंट्स का कुछ प्रॉपर्टीज़ है, जैसे कि ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू आई। यहाँ पे आई जो है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जिसका ऑर्डर जो है ये मैट्रिक्स ए के ऑर्डर जितना ही होगा। सेकेंड प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस ए। जैसे कि अगर मैट्रिक्स ए का ऑर्डर 3/3 है, मैट्रिक्स ए का ऑर्डर 3/3 है, डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू है 64 नहीं 8 ले लीजिए, तो आपसे पूछा गया कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए क्या होगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए का फॉर्मूला क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस 1। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है 8 टू द पावर n क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए है 3, तो यहाँ रखेंगे 3 - 1 2, 8 का स्क्वायर 64, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए क्या हो जाएगा 64। एक चीज़ आप लोग यहाँ पे और भी याद रखिएगा कि ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, यानी कि किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। अब हम लोग चलते हैं सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। अब हम लोग समझते हैं कि कंसिस्टेंट सिस्टम एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है। A system of equations is said to be consistent if its solution exist। देखिए सॉल्यूशन जो है ये एक या एक से ज़्यादा भी हो सकता है। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस किसको बोलते हैं, यहाँ पे जो इक्वेशंस लिखा गया है यही सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है। अब यहाँ पे एक्स वाई जेड का कोई ना कोई वैल्यू होगा, अगर एक्स वाई जेड का कोई ना कोई वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है तो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट सिस्टम कहलाएगा। अगर यहाँ पे एक्स वाई जेड का कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो ये इनकंसिस्टेंट सिस्टम कहलाएगा। ठीक है, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन सेड टू बी इनकंसिस्टेंट इफ इट्स सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि यहाँ पे एक्स वाई जेड का कोई वैल्यू ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, अब देखिए अगर ऐसे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिया गया है तो यहाँ पे हम लोग मैट्रिक्स ए इक्वल टू लिख सकते हैं A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं ये जो वेरिएबल एक्स वाई जेड है इसको कॉल्यूम मैट्रिक्स एक्स वाई जेड लिख सकते हैं। उसी प्रकार से मैट्रिक्स बी इक्वल टू लिख सकते हैं, ये जो कांस्टेंट है D1 D2 D3 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं AX इक्वल टू बी और X इक्वल टू A इनवर्स बी। ठीक है, X इक्वल टू A इनवर्स बी। अब देखिए अब कोई भी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है ये कैसे हम लोग पहचानेंगे। देखिए अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो कंसिस्टेंट सिस्टम होगा, अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है तो इनकंसिस्टेंट सिस्टम होगा। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे कि आगे डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे। अगर डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 है इसका मतलब मैट्रिक्स ए जो है ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब ए इन्वर्स अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो यहाँ पे हम लोग ए इनवर्स का वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे मैट्रिक्स बी का वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे एक्स का वैल्यू पुट करेंगे एंड कंपेयर मेथड से एक्स वाई जेड का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स वाई जेड का कोई ना कोई वैल्यू निकल के आ रहा है, इसका मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। अब सॉल्यूशन अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, एक बार और सुनिए, देखिए ए इनवर्स तो यूनिक होता है, ए इनवर्स का जो वैल्यू है वो केवल एक ही होता है, इसका मतलब हम लोग एक्स वाई जेड का जो वैल्यू निकालेंगे वो भी केवल एक ही आएगा। अब यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है इसका मतलब एक्स वाई जेड का भी यूनिक वैल्यू ही आएगा, इसका मतलब यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। अब यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, क्योंकि कंसिस्टेंट का तो यही डिफिनेशन है कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करना चाहिए एंड यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, सिंपल सा बात है। तो कभी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट ये चेक करने के लिए दिया जाए तो सबसे पहले हम लोग डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे। अगर डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 है तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा इसका मतलब सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, अब केस 2 में आते हैं। अगर ए एक सिंगुलर मैट्रिक्स है यानी कि डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0 है, जैसे यहाँ पे डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0, अगर यहाँ पे डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0 आ गया तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या कि यहाँ पे एडजॉइंट ए इंटू बी निकालेंगे। अगर एडजॉइंट ए इंटू बी 0 के बराबर नहीं है तो बोलेंगे कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा एंड सिस्टम ऑफ इक्वेशन इनकंसिस्टेंट होगा। लेकिन अगर एडजॉइंट ए इंटू बी 0 के बराबर है
तो हम लोग बोलेंगे कि सिस्टम कंसिस्टेंट भी हो सकता है, इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। अगर एडजॉइंट ए इंटू बी 0 के बराबर है तो सिस्टम कंसिस्टेंट भी हो सकता है, इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। कंसिस्टेंट कब होगा? जब मेनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, एंड इनकंसिस्टेंट कब होगा? जब नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो जब एडजॉइंट ए इंटू बी इक्वल टू 0 आ रहा है तो हम लोग ये कंफर्म होकर नहीं बोल सकते हैं कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट ही होगा या सिस्टम ऑफ इक्वेशन इनकंसिस्टेंट होगा। दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अगर कंसिस्टेंट होगा तो मेनी सॉल्यूशन होगा, इनकंसिस्टेंट होगा तो नो सॉल्यूशन होगा। सिंपल सा। अब चलिए इस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, जैसे यहाँ पे दो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दे दिया गया और पहचानने के लिए बोला जा रहा है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, यानी कि इसका कंसिस्टेंसी पहचानने के लिए बोला जा रहा है। तो कैसे चेक करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे लेट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 2 2 3 1 2 2 3। एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स वाई। एंड बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी इक्वल टू हो जाएगा कांस्टेंट जो है 2 3। ठीक है, अब हम लोग इतना लिखने के बाद डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे। डिटर्मिनेंट ए क्या आ जाएगा? 1 2 2 3, ये आ जाएगा 3 1 जा 3 -2 2 जा 4, ये आ गया -1। ये नॉट इक्वल टू 0 है। ए डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब सॉल्यूशन अगर एग्जिस्ट कर रहा है इसका मतलब सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट होगा। तो लिख लीजिए देयरफॉर गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। ठीक है, अब यहां चेक करते हैं। यहां पे सबसे पहले लिख लीजिए लेट ए इक्वल टू 1 3 2 6, बी इक्वल टू एक्स वाई एंड सॉरी बी नहीं, एक्स इक्वल टू एक्स वाई, इसको हम लोग एक्स मान लेते हैं, यहाँ पे एक्स लिख लीजिए, एक्स इक्वल टू एक्स वाई एंड बी इक्वल टू 5 8। ठीक है, 5 8। अब हम लोग यहाँ पे डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे। ये क्या आ जाएगा? 1 3 2 6, 6 -6 0 आ गया। अब डिटर्मिनेंट ए अगर 0 के बराबर आ गया तो हम लोग क्या करते हैं? डिटर्मिनेंट ए अगर 0 के बराबर आ रहा है तो हम लोग एडजॉइंट ए इंटू बी कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो एडजॉइंट ए इंटू बी निकालते हैं। तो सबसे पहले एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा। तो एडजॉइंट ए निकालने के लिए सबसे पहले कोफैक्टर्स निकालना पड़ेगा, यानी कि A11 इक्वल टू, देखिए 1 + 1 2, 2 जो है ये इवन है तो यहाँ पे 1 लिख लेंगे, इंटू +1 हो जाएगा। अब फर्स्ट टू फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे तो आ जाएगा 6, तो 1 × 6 6 आ गया। अब A12 निकाले थे, 1 + 2 3 3 ऑड है तो -1 इंटू फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को डिलीट करेंगे तो आ गया 2, तो -1 × 2 -2। A13 निकाल लेते हैं, 1 + 3 4, 4 जो है इवन है तो 1 लिख लेंगे। फर्स्ट रो सॉरी A13 यहाँ पे नहीं निकलेगा, यहाँ पे A21 निकलेगा, A21। 2 + 1 3 3 ऑड है तो यहाँ पे -1। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे तो आ गया 3, तो -1 × 3 -3 आ गया। अब A22 निकाल लेते हैं। देखिए सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को डिलीट करेंगे तो आ गया 1, तो यहाँ पे 1 लिख लीजिए। सबसे पहले तो देखिए 2 + 2 4 4 इवन है तो 1 हो जाएगा, +1 1 × 1 1 आ गया। ठीक है, तो ये कोफैक्टर्स निकल गया। तो एडजॉइंट ए कैसे निकल जाएगा? एडजॉइंट ए इक्वल टू यहाँ पे A11, अब यहाँ पे डायरेक्ट A12 लिख लीजिए, फिर यहाँ पे A21 लिख लीजिए, यहाँ पे A22 लिख लीजिए। ठीक है, अब A11 6, A12 -2, A21 क्या है? A21 है -3, A22 है 1। ठीक है ना। अरे यहाँ पे A11, यहाँ पे A12, फिर यहाँ पे A21, फिर A22 और फिर इसका ट्रांसपोज निकालते हैं ना, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे लिख लेंगे A11, यहाँ पे A12, A21 A22। ठीक है, तो ये एडजॉइंट ए हो गया। अब एडजॉइंट ए इंटू बी निकालते हैं। एडजॉइंट ए इंटू बी इक्वल टू एडजॉइंट ए क्या है? 6 -3 -2 1। अब मैट्रिक्स बी क्या है? मैट्रिक्स बी है 5 8 5 8। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, 6 5 जा 30, -3 को 8 से तो -24। ठीक है, 30 -24। अब उसी प्रकार से -2 को 5 से तो -10, +1 को 8 से तो 8, ये क्या आ गया? 30 -24, ये हो जाएगा 6 -10 + 8 -2। अब एडजॉइंट ए इंटू बी जो है, एडजॉइंट ए इंटू बी नॉट इक्वल टू 0 है। अब एडजॉइंट ए इंटू बी अगर नॉट इक्वल टू 0 है इसका मतलब इनकंसिस्टेंट सिस्टम होगा, सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ पे लिख लीजिए हेयर system of equations are inconsistent। ठीक है,
अब यहाँ पे आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, यानी कि यहाँ पे जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिया गया है इसको मैट्रिक्स मेथड का यूज करके सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे लेट ए इक्वल टू 5 2 7 3, ठीक है। एक्स इक्वल टू क्या लिख लेंगे, ये जो वेरिएबल एक्स वाई है, एंड बी इक्वल टू लिख लेंगे जो कांस्टेंट 4 5 है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे। सबसे पहले डिटर्मिनेंट ए 5 2 7 3, ये क्या आ जाएगा 15 माइनस 14, 15 माइनस 14 क्या हो जाएगा 1। अब देखिए ये नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब देखिए अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो यहाँ पे एक्स वाई का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालिएगा? देखिए अभी जस्ट मैंने आपको ऊपर एक इक्वेशन बताया था ना, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब ए इनवर्स का क्या फॉर्मूला होता है? ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए बाई डिटर्मिनेंट ए इंटू बी। ये बी जो है बी लिख लिए, ए इनवर्स का तो केवल ये फॉर्मूला होता है, इंटू यहाँ पे बी जो था वो लिख लिए। अब देखिए ए इनवर्स निकालने के लिए तो एडजॉइंट ए निकालना ही पड़ेगा, तो चलिए एडजॉइंट ए निकालते हैं। अब एडजॉइंट ए निकालने के लिए कोफैक्टर्स निकालना पड़ेगा, तो A11 इक्वल टू देखिए 1 + 1 2, 2 इवन है तो यहाँ पे +1 इंटू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे, आ गया 3, 1 इंटू 3 3 आ गया। अब A12 निकाल लेते हैं, 1 + 2 3, 3 ऑड है तो यहाँ पे -1 इंटू फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को डिलीट करेंगे, आ गया 7, -1 इंटू 7 -7। अब A21 निकाल लेते हैं, देखिए 2 + 1 3, 3 ऑड है तो -1 इंटू सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे, आ गया 2 तो ये आ गया -2। अब A22 निकाल लेते हैं, 2 + 2 4, 4 इवन है तो 1 इंटू सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को डिलीट करेंगे तो आ गया 5, तो ये आ गया 5। अब एडजॉइंट ए निकाल लेते हैं, एडजॉइंट ए इक्वल टू, अब यहाँ पे A11 A12 यहाँ पे लिखेंगे, फिर A21 यहाँ पे लिखेंगे, A22 यहाँ पे लिखेंगे और इसका ट्रांसपोज निकाल देंगे। आप डायरेक्ट यहाँ पे A11 यहाँ पे A12 A21 A22 ऐसे भी लिख सकते हो आप डायरेक्ट, ठीक है। तो A11 क्या है, A11 है 3, A12 क्या है -7, A21 क्या है -2, A22 क्या है 5। ये एडजॉइंट ए निकल गया। अब अपने लोग को निकालना है ए इनवर्स, तो ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है एडजॉइंट ए बाई डिटर्मिनेंट ए, एडजॉइंट ए बाई डिटर्मिनेंट ए। तो एडजॉइंट ए यही निकला है 3 -2 -7 5 बाई डिटर्मिनेंट ए क्या निकला है, ये निकला है 1। तो यहाँ पे 1/1 की जगह तो 1 से मल्टीप्लाई करिएगा तो यही ना रह जाएगा, तो ये ए इनवर्स निकल गया। अब हम लोग निकाल लेते हैं ये इस इक्वेशन का यूज करके एक्स का वैल्यू निकालेंगे। देखिए नाउ एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी, एक्स की जगह हम लोग मैट्रिक्स रख लेंगे ये वाला एक्स वाई इक्वल टू ए इनवर्स की जगह यहाँ पे लिख लेंगे 3 -2 -7 5। बी की जगह क्या पुट करेंगे, देखिए बी की जगह ये हम लोग इक्वेशन ये मैट्रिक्स पुट करेंगे 4 5, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिए 4 5। अब देखिए एक्स वाई इक्वल टू, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ 3 4 12 12 -2 इंटू 5 -10, फिर -7 4 -28 5 5 25। तो ये क्या आ गया एक्स वाई इक्वल टू 12 - 10 2 -28 + 25 -3 आ जाएगा, ठीक है। कंपेयर कीजिएगा तो एक्स का वैल्यू क्या आ गया 2 आ गया, वाई का वैल्यू आ गया -3। ये अपने लोग का आंसर है, ठीक है ना। तो कभी भी मैट्रिक्स मेथड का यूज करके अगर सॉल्व करने के लिए बोला जाता है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स एक्स एंड मैट्रिक्स बी लिख लेंगे। अब डिटर्मिनेंट ए निकाल कर चेक करेंगे कि ए एक सिंगुलर मैट्रिक्स है या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब ए इन्वर्स अगर एग्जिस्ट करता है तो इस इक्वेशन में हम लोग ए इन्वर्स पुट करेंगे। तो ए इन्वर्स सबसे पहले निकाल लेंगे एडजॉइंट ए बाई डिटर्मिनेंट ए का यूज करके। अब यहाँ पे हम लोग ए इन्वर्स पुट कर देंगे इंटू बी, एक्स इक्वल टू ए इन्वर्स बी का यूज करके हम लोग कंपेयर मेथड से यहाँ पे एक्स वाई का वैल्यू निकालेंगे। क्लियर है?